प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम सोशल साइंस के लिए एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 30-30 क्वेश्चंस को पढ़ा है। अब हमारे 2 सब्जेक्ट बचते हैं, पॉलिटी और सिविक्स, तो उनके क्वेश्चंस को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा की तरह हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करें। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप सभी को इन चैप्टर्स का रिवीजन करना होगा, जिससे कि आप इन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी और आपको इनको याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में कम कर लेता हूँ। ठीक, यह है अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों के संबंध में यह मानना कि एक समुदाय को ही किसी देश में शासन करने का हक है, क्या कहलाता है, ये पूछा है। यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कम संख्या में हैं, और ज़रूरत के संबंध में यह मानना कि समुदाय को ही किसी देश में शासन करने का हक है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहुसंख्यावाद। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका वह पहले का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी की सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यानी कि सत्ता की साझेदारी की बात करी जा रही है, तो उसके बारे में कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं, तो हम पढ़ के देख लेते हैं। जैसे सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जा सकती है, सही बात है। दूसरा है सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा किया जा सकता है, जैसे गठबंधन की सरकार बनती है, सही बात है। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर हमारी सभी बातें सही हैं। और ऑप्शन डी क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक मिनट अभी ज़रा वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इसने जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं वही हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे इसने पहले में पूछ रखा है कि जो गठबंधन की सरकार से क्या मतलब है? तो 2 या 2 से अधिक राजाओं की सरकार, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला है गृह युद्ध के बारे में। पहला है सरकार के प्रत्येक अंग दूसरे की जांच करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगला है, ये तो हो ही गया, शक्तियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा किया जाना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है? विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष, यानी कि सही बात है कि भाई गृह युद्ध का मतलब क्या है? घर में ही लड़ाई हो जाना, इसको ऐसे समझो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रण और संतुलन। तो नियंत्रण और संतुलन का मतलब क्या है? नियंत्रण और संतुलन का मतलब है सरकार के प्रत्येक अंग एक दूसरे की जांच करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? इनके बीच में संतुलन है। क्या है? संतुलन है। अलग कलर ले लेते हैं जिससे कि ये साफ साफ दिखे आपको। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार का मतलब क्या है? शक्ति में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा किया जाना चाहिए। तो सामुदायिक का मतलब क्या है? सभी समूहों के बीच का। तो हमारा यहाँ से क्या बनता है? हमारा यहाँ से बनता है पहले का तीसरा। पहले का कौन सा है? पहले का है दूसरा। पहले का दूसरा इसमें भी है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसका पहले का तीसरा है, गलत हो गया। पहले का दूसरा, ये भी सही हो सकता है। दूसरे का है चौथा। दूसरे का चौथा इसमें भी सही है, और इसमें भी सही है, और इसमें भी सही है, लेकिन दूसरे का चौथा इसमें नहीं है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गया। तीसरा है नियंत्रण और संतुलन, यानी कि नियंत्रण और संतुलन तीसरे का कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है। तीसरे का पहला किस में है? तीसरे का पहला है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए।
बेटा इस तरीके के प्रश्नों को आपको अपने पेपर में समझना होगा और समझकर करना होगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसमें कथन दे रखे होते हैं और एक कथन जो है वो दूसरे कथन से किसी प्रकार संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर पहली बात लिखी हुई है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन का अर्थ है विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी कि ये कह रहा है कि सरकार को बांटने का मतलब है सरकार को ऊर्ध्वाधर बांट देना या उसका विभाजन कर देना। दूसरा है भारत में सरकार के 2 स्तर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन का अर्थ क्या है, स्तरों पर सत्ता के बीच बंटवारा, यानी कि अलग अलग स्तर पर सरकार को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। लेकिन इसने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बेटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा आप जानते हो चेयरमैन होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, ये सारे होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, पहला सही है और दूसरा गलत है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त कथन की पहचान कर सत्ता की साझेदारी के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि हमें सत्ता की साझेदारी के महत्व का मूल्यांकन करना है। पहली बात लिखी हुई है यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। सत्ता की साझेदारी से ऐसा हो सकता है कि यह संघर्ष को कम करे। दूसरा यह लोकतंत्र की आत्मा है, ये बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। यह है सत्ता का पृथक्करण सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये वाला है। इसमें देखो स्तरों के बीच साझेदारी भी आ गया और सरकार का विभिन्न स्तरों पर पृथक्करण। विभिन्न स्तरों पर पृथक्करण का मतलब क्या है, अलग अलग लेवल पर सरकार का बटा हुआ होना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओ अभी ये और है आगे सवाल, पूरा पढ़ते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला तो हमारा सही था, ये वाला तो हमारा सही, सॉरी मैंने सवाल को गलत पढ़ लिया, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही था। और यह लोकतंत्र की आत्मा है, बिल्कुल सही बात है। ये तो सबसे पहले सही होना चाहिए था जिसको हमने गलत कर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है, ये बात भी सही है। तो चौथा भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें चारों सही हैं, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। छठे पर आ जाते हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, यानी कि श्रीलंका के धर्म के बारे में पूछा गया है। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, श्रीलंकाई तमिलों की मांग के अनुसार एक स्वतंत्र राज्य बना था। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में तमिल समुदाय के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर बार बार अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करते हैं। तो उनकी इसी मांग के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य बना था, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था बेटा तमिल-ईलम। क्या नाम था, तमिल-ईलम। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो इसके ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आसानी से ऑप्शनों को पढ़ना है और उनको काटने का प्रयास करना है, हटाने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी के प्रकार का वर्णन करने वाले सही विकल्प की पहचान करें। यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है वो उसको इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो उसको सही से बताता है। नंबर 1, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सही हो सकता है। दूसरा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच विभिन्न शक्तियों का उपयोग करते हैं, यह जांच और संतुलन की अवधारणा को निर्दिष्ट करता है। ये 3 थे ना, हाँ। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा क्षैतिज वितरण। और चौथा है, और इसी में ये तीसरे वाले ऑप्शन में ही लिखी हुई हैं ये सारी बातें, और अगला ये पूरे चारों ऑप्शन इसी में लिखे हुए हैं ना। ये तीनों बातें पहले ऊपर लिखी हुई हैं और फिर ये वाले इसके ऑप्शन हैं। तो इसका कौन सा है, क्षैतिज वितरण। यानी कि ऐसा जो आप इसको समझिए, शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा प्रश्न है, ये है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो काम हो रहे हैं ना, ये वाले काम कौन सी सरकार में होते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा नहीं, ऊर्ध्वाधर वितरण में नहीं होते, क्षैतिज वितरण में होते हैं। कौन से वितरण में होते हैं, क्षैतिज। क्या क्या होता है, अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, विभिन्न अंग विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये बात भी सही है। और संतुलन की अवधारणा को निर्दिष्ट करता है, जांच और संतुलन की अवधारणा को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता
करता है, यानी कि हमें बताना है कि वहाँ पर चुनाव किस प्रकार होता है। बेल्जियम की बात हो रही है, तो केवल एक भाषा से संबंधित लोग जो होते हैं वहाँ पर समुदाय सरकार का चुनाव करते हैं, क्योंकि देखो समुदाय सरकार का मतलब क्या है, यानी कि किसी एक समुदाय के लोग, तो जब वो समुदाय का सरकार बनाएंगे तो केवल उसी भाषा से संबंधित लोग उसका चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सॉरी 9 तो हो गया, 10th है एथनिक शब्द का अर्थ क्या है। एक वर्ड है यहाँ पर एथनिक, तो एथनिक का हमें मतलब बताना है। तो बेटा एथनिक का जो मतलब होता है वो होता है सामाजिक विभाजन, यानी कि समाज में लोगों का बटा हुआ होना, वो क्या कहलाता है, एथनिक। अब आ गया, देखो इस तरीके के प्रश्न आपने पिछले साल भी पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरीके के प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं। अभिकथन और कारण, यानी कि एक बात दे रखी होती है और उसका कारण दे रखा होता है, कि जैसे मान लो कोई भी आपसे एक बात कही जाए और उसके पीछे का कारण दूसरे में कह दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ और मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसका मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसका कारण क्या हो सकता है मेरे अच्छा क्रिकेटर होने का, कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इस प्रकार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें कहीं क्या होता है, देखो इस प्रकार के इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य होते हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए और आर दोनों सही तो होते हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको इन प्रश्नों को थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना थी, यानी कि जो श्रीलंकाई तमिल थे वो अलगाव की भावना रखते थे। आप कहेंगे सर जी सही बात है, अलगाव की भावना रखते थे, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा था कि उन्होंने एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी। तो ये बात तो सही है। अभी कथन ये दिया गया है, इसके पीछे कारण, यानी कि अब वो ये जानना चाह रहा है कि जो श्रीलंकाई तमिल थे वो अलग रहने की भावना उनके अंदर क्यों थी, इसका क्या कारण था। तो कारण बताया गया है कि श्रीलंकाई सरकार ने उन्हें उन समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया था और नौकरी और अन्य अवसर प्रदान करने में उनके साथ भेदभाव किया था। यानी कि वो लोग अलग होने की मांग क्यों कर रहे थे, वो लोग अलग होने की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो श्रीलंका की सरकार थी, जैसा वह श्रीलंका के लोगों के लिए कर रही थी या अन्य लोगों के लिए कर रही थी, वैसा वह तमिल समुदाय के लिए नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हो गई ना, यानी कि पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। और उनके अलग होने का कारण क्या था, उनके अलग होने का कारण जो नीचे लिखा हुआ है वही उनके अलग होने का कारण था, ये वाला, यही तो उनका कारण था, तो वो कारण भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा हो जाएगा, पहले का, इसका हो जाएगा ए। क्लियर है। दूसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बेटा, बहुमत की निरंकुशता बेहद वांछनीय है। यह बात लिखी हुई है। कारण क्या है इसका, इसका कारण जान लेते हैं। इसका कारण है यह राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करती है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा। तो देखो रीज़न देखिए, रीज़न दे रखा है यहाँ पर, जो निरंकुशता होती है ना वो क्या करती है, राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ये वाली बात तो सही है, लेकिन बहुमत की निरंकुशता बेहद वांछनीय है, ये बात गलत है, क्योंकि बहुमत की जो निरंकुशता होती है वो वांछनीय नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया यहाँ पर, ये तो क्या हो गया हमारा गलत, और ये क्या हो गया सही। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऊपर होगा, जरूर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है ना, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 है, बेल्जियम के नेता क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता के अस्तित्व को पहचानते हैं। कथन क्या, कथन है ये, यानी कि वो जानते हैं इन दोनों के अंतर को, लेकिन और इसका कारण क्या है, कारण है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली थे। देखो दूसरी वाली बात और पहली वाली बातों को, दोनों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि दोनों के बीच क्या है, एक संबंध तो है, लेकिन जो कहीं ना कहीं दोनों बातें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई सी महसूस नहीं होती हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है बेटा, देखो पहली वाली बात भी सही है और दूसरी वाली बात भी सही है, लेकिन पहली वाली बात और दूसरी वाली बात के बीच में कोई क्या नहीं बन रहा, संबंध नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा, संबंध नहीं बन रहा। तो जब पहले अगर संबंध, दोनों बातें सही हैं और संबंध बनेगा तो होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, एक ऑप्शन जो है। लेकिन अगर दोनों सही हैं और संबंध नहीं बन रहा है, संबंध क्या नहीं है यहाँ पर, बन नहीं रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसका होगा फिर ऑप्शन नंबर 20 द
राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी क्या होगा, ये होगा 13वें का, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों सही तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है 1956 में सिंहली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि क्या हुआ था कि जो सिंहली था उसको 1956 में आधिकारिक भाषा यानी कि उनकी भाषा देने के लिए एक नियम बनाया गया था। दूसरा है नए संविधान ने निर्धारित किया कि राज्य हिंदू धर्म की रक्षा करेगा और उसी को बढ़ावा देगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कही गई थी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये वाली बात तो क्या है, गलत है, जबकि ये वाली बात सही है। तो हम देखेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी ये रहा। तो ये किसका हो जाएगा, सी। किसका हो जाएगा, 14वें का। तो इस प्रकार ये चारों प्रश्न हमने कर लिए हैं। मैंने इन प्रश्नों को इसीलिए शामिल किया था क्योंकि कई बार बच्चों को इस तरीके के प्रश्न करने में परेशानी होती है। एक प्रश्न और है, इसको और देख लेते हैं। ये है अभिकथन और कारण वाला ही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शक्ति का क्षैतिज वितरण सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो सरकार के जो विभिन्न अंगों हैं उन्हें एक ही स्तर पर शक्तियों का यूज करने की अनुमति प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसका कारण क्या बताया है, इसका कारण बताया है इस तरह का अलगाव सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ऊपर वाली बात का कारण क्या है, ऊपर वाली बात का कारण है नीचे वाला, यानी कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए सही है, आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये आपके एक चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं क्योंकि आपके 2 चैप्टर आने वाले थे ना, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका है समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति। यानी कि क्या होता है कि जो समवर्ती सूची होती है बेटा, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची ऐसी सूची जिसमें जो भी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची तीन बताई थी ना, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाएगा, सेंट्रल वाली जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। यानी कि इस पर केंद्र भी शामिल होगा और राज्य भी शामिल होगा। जैसे कि मान लो कोई नियम बनना है तो उसमें दिल्ली की बात कर लें तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी शामिल होगी क्योंकि सेंटर में है, और आप गवर्नमेंट भी शामिल होगी क्योंकि दिल्ली में है, तो दोनों ही मिलकर बनाएंगी। जबकि राज्य वाले में सिर्फ दिल्ली कोई नियम बनाना चाह रही है तो सिर्फ दिल्ली बना सकती है, और सेंटर वाले में सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। तो इसी प्रकार की यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीनों होती हैं इनमें यहाँ से पर बात करी गई है समवर्ती सूची की के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति। टकराव की स्थिति कब आ सकती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। केंद्रीय कानून, देखो ये क्या है, राज्य का कानून प्रभावी होता है, नहीं, टकराव की स्थिति आ ही नहीं सकती। केंद्रीय कानून प्रभावी होता है जब क्या होता है कि मान लो किसी राज्य में कोई नियम बनना है लेकिन केंद्र सरकार कानून वहाँ पर प्रभावी है, तो राज्य को इस बात से दिक्कत हो सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, शक्तियों को लेकर बांट देना। बांटने का मतलब क्या होता है, वितरण करना, नहीं। बांटने का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण करना, नहीं। बांटने का मतलब क्या होता है, पुनर्गठन करना, नहीं। देखो वितरण बांटने का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांटने की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है बांटने के बाद जो होता है उसको क्या कह देते हैं, विकेंद्रीकरण। क्या कह देते हैं उसको कहा जाता है बेटा विकेंद्रीकरण, यानी कि चीज़ों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। यानी कि आपको पता है
समवर्ती सूची के अभी अभी मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची के जितने भी नियम होते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, जबकि इस पर सिर्फ राज्य कानून बनाता है। और इस पर सिर्फ कौन कानून बनाता है? इस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है। कौन केंद्र कानून बनाता है? केंद्र कानून बनाता है। और इस पर क्या बनाते हैं? इस पर दोनों बनाते हैं। तो यही पूछा गया है कि कौन कानून बना सकता है, तो इस पर कौन बनाते हैं? दोनों बनाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि संघवाद के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो दो या दो से अधिक सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, ये बात तो सही है, हमें बताना है सही नहीं है। विभिन्न सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को नियंत्रित करते हैं, ये बात भी सही है। केंद्र न्यायालयों और संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है, ये बात भी सही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्थानीय स्वशासन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, यानी कि जो ग्रामीण है उसको किसके रूप में जाना जाता है? उसको पंचायती राज के रूप में जाना जाता है, राज्य सरकार के, जिला परिषद के, जिला पंचायत के। तो आप सभी जानते हैं उसको किसके रूप में जाना जाता है? उसको पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संघ की राजभाषा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि हमें राजभाषा के बारे में जानना है कौन कौन सी बातें सही हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, पहली बात तो मुझे एकदम सही लग रही है। दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरा है हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर जी ये बात भी सही है। नेक्स्ट है सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। हमारे कौन से सही हैं? हमारे 3 सही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह एक साथ आने वाले संघों का उदाहरण है, यानी कि वह कौन से देश हैं जो एक जैसे हैं, कमिंग टूगेदर, जैसे भारत यूएसए बेल्जियम, या यूएसए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया, या भारत बेल्जियम स्पेन, और परसाय स्पेन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कमिंग टूगेदर फेडरेशन में कौन कौन से आते हैं? भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बेटा अभी आप लोग 1 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। कल मेरा फास्ट रहेगा तो मैं दूध पी लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं 12 बजे के बाद दूध नहीं पी पाऊँगा। तो मैं वीडियो पॉज कर दूँगा, तो फिर मुझे वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी होगी। तो 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। दूध पी लिया है, एनर्जी आ चुकी है, तो चलते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली जगह है, इन चारों में से कौन सी बात यहाँ पर आ सकती है, इसके बाद में हमें जानना है। सरकार की एक प्रणाली है, यानी कि सरकार की प्रणाली है, तानाशाही सरकार हो सकती है, राजशाही सरकार हो सकती है, एकात्मक प्रणाली हो सकती है, संघवाद हो सकती है, जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। बेटा यही तो पढ़ते आ रहे हैं जब से संघवाद की तो बात हो रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भाई मिलान कराने की कह रहा है, ये कह रहा है मिलान करके दिखाइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। वही बताना है कि ये वाली जो विषय हैं, यानी कि इन वाली चीज़ों पर कौन कानून बनाएगा। जैसे मान लो मैं बैंकिंग की बात करता हूँ, तो क्या बैंकिंग पर सिर्फ समवर्ती सूची यानी कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। जैसे कानून व्यवस्था की बात करता हूँ, तो कानून व्यवस्था पर क्या अवशिष्ट विषय है, क्या कानून व्यवस्था, या शिक्षा की सूची का विषय है, कंप्यूटर की सूची का विषय है। तो इस तरीके से हम जानेंगे। तो चलिए हम मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ठीक, बैंकिंग। बेटा बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है संघ सूची का विषय है, यानी कि बैंकिंग पर केवल जैसे मान लो बैंक से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, तो बैंक से संबंधित जो कानून बनाएगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सॉरी गलत कर दिया,
कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस में आती है? संघ सूची में। अगला है कानून और व्यवस्था। कानून और जो व्यवस्था होती है बेटा, कानून व्यवस्था पर दोनों काम करते हैं। जैसे मान लो राज्य में कुछ कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी, और केंद्र में कुछ कानून बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी। तीसरा है बेटा शिक्षा। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा किस सूची का विषय है बेटा? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। कानून व्यवस्था कौन बनाती है? राज्य सूची। मैंने एक सही लगाया है, बोल गलत दिया। कानून व्यवस्था केवल राज्य सरकार बनाएगी अपने हिसाब से, जबकि शिक्षा जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा में दोनों शामिल होते हैं, केंद्र भी शामिल होता है और राज्य भी शामिल होता है। बचता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये एक अलग चीज़ है, ना केंद्र सरकार में आता है और ना ही राज्य सरकार में आता है। तो देखते हैं पहले का तीसरा। पहले का तीसरा किस में है? इसमें नहीं है, गलत हो गया। पहले का तीसरा इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। पहले का तीसरा इस दोनों में है। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा इस वाले में है और इस वाले में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए बताइए। भारतीय संघ की दूसरी परिभाषा नीति थी, है ना? ये कह रहा है भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। संविधान द्वारा हिंदी के अतिरिक्त 23 अन्य भाषाओं को अनुसूचित किया गया है। दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से आपको पता है ये क्या है, गलत हो गया। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? हिंदी प्लस 21 भाषा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पीछे? हिंदी थी और प्लस 21 भाषाएं और थी, ये था। जबकि यहाँ पर कितनी भाषाओं की बात कर रहा है? 23 की बात कर रहा है। जबकि हिंदी और एक मिलाकर कितनी बन जाएंगी? हिंदी और एक मिलाकर बन जाएंगी 22। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ये वाली बात है, मान्यता है भारत की केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है, क्या जो अवशिष्ट नियम होते हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है? बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो राज्य सूची में नहीं आ रहा और समवर्ती सूची में भी नहीं आ रहा और केंद्र सूची में भी नहीं आ रहा, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये हटा देता हूँ, टिक मार देता हूँ, ये सही है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है? ये उसका पार्ट तो है, लेकिन ये उसका एक अच्छा उदाहरण नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी ये रहा। वैसे यार इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि होल्डिंग टुगेदरनेस में कौन कौन सी सरकारें आती हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक उदाहरण है यूएसए, है ना इसमें, और इसमें भी देखो ये क्या लिखा हुआ है? यूएसए लिखा हुआ है। तो आप इसको ना सही करो। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो, सी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये कॉमा लगाना भूल गया है, कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि 1992 के संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि हुआ क्या था? 1992 में हमारा जो संविधान है उनमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब है कुछ परिवर्तन। अब उस परिवर्तन से संबंधित बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब इसने पूछा है कि जो बातें लिखी गई हैं इनमें से कौन सी बात असत्य है, यानी कि गलत है, गलत बात बतानी है। इसका मतलब 4 में से 3 सही लिखी हुई हैं, एक गलत लिखी हुई है। तो उस गलत को ही हमें जानने का प्रयास करना है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, पहला 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पहली बात ही गलत है, ये तो पहली बात ही गलत है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पेपर में सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता है तो इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। अब सही बात क्या क्या है? स्थानीय शासन निकायों के लिए नियमित चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए, ये बात थी। सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए, यानी कि इनके लिए सीटें फिक्स कर दी जाएँ कि इनको कुछ सीटें मिलेंगी। चौथा है राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कराता है, ये बात भी सही है। तो ये 3 तो बातें सही हैं, लेकिन ऊपर वाली बात क्या है? गलत। और इसने यही पूछी थी, कौन सी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। देखो फिर कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए। इसमें मैंने कथन और कारण वाले प्रश्न ज़्यादा लिए हैं, जिससे कि आपको सवालों को समझने में और करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पहले वही ऑप्शन लिखे हुए हैं जो मैंने पिछले आपको बताए थे कि ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, और दोनों सही हैं लेकिन दूसरे की व्याख्या नहीं है। एक गलत है, दूसरा सही है, एक गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा हुआ है 1992 में संविधान संशोधन करके विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया गया था।
अब हमें ये देखना है क्या ये बात सही है। चलो देख लेते हैं, सही सी लग रही है। दूसरा है, लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान संशोधन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऐसा किस लिए किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि जो लोकतंत्र का क्या है, तीसरे स्तर को हम और अधिक क्या कर सकें, और अधिक शक्तिशाली बना सकें। और उसको शक्तिशाली बनाने के पीछे कारण क्या, ये कारण था। और कारण के पीछे क्या करा था हमने करा था 1992 में संविधान संशोधन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर दोनों क्या हैं? सही है। और जब दोनों सही हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा RA सही है और RA की सही व्याख्या, RA की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी की पहचान भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में की जाती है। और नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है भाई, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ये वाली बात क्या है? सही है। और जबकि पहली वाली बात क्या है? पहली वाली बात भी कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र और राज्यों से सरकारों से सत्ता लेकर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं गलत बोल गया बेटा। सत्ता ली थोड़ी जाती है, वो तो चुनाव होता है इनका, है ना। तो ये क्या है? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आधिकारिक भाषा, हिंदी की पहचान भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में की जाती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन अरे मैंने देखो गलती मैं क्या कर रहा था, मैं दूसरे वाला पढ़ रहा था। एक मैंने इसका पढ़ लिया, अगले क्वेश्चन का एक, इसने हिंदी भाषी लोगों को दूसरों पर वर्चस्व बनाने में मदद की है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। तो ये वाला क्या है? गलत। और ए क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता लेकर और स्थानीय सरकारों को सत्ता दे दी जाती है, इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ इसका क्या है? बिल्कुल सही बात है। जब तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इसका आंसर गलत कैसे आ रहा है। ये तो सही बात है एकदम। दूसरा है, स्थानीय सरकारी निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये बात भी सही है। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। देखो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन पहली और दूसरी बात का आपस में कोई क्या नहीं है? संबंध नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्याख्या सही नहीं करता, ये बात लिख लो यहाँ पर ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान रहा है। व्याख्या नहीं करता, बाकी आर और ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जिला परिषद अध्यक्ष जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है। महापौर नगर पालिकाओं का प्रमुख होता है। ये वाली सही बात है। जो चेयरमैन होते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन क्या पहले और दूसरे के बीच में कोई संबंध है? आप कहेंगे सर जी हमें तो कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वही सही हो जाएगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन संबंध नहीं है। और संबंध नहीं है तो क्या होगा? ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। वही मिलान करने हैं जो अभी हम मिलान कर रहे थे। तो मिलान करने के लिए देखो अभी हमने देखा केंद्र में बेटा क्या होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो पहले का चौथा, क्या पहले का चौथा है? ये तो गलत हो जाएगा। पहले का चौथा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राज्य, अब देखो राज्य में क्या होते हैं? राज्य में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं। आप कहेंगे सर जी राज्य में राज्यपाल होते हैं, यानी कि दूसरे का कौन सा सही है? दूसरे का तीसरा। तो दूसरे का तीसरा इसमें भी सही है, दूसरे का तीसरा इसमें भी सही है। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम बेटा कहाँ होते हैं? अभी आप बिल्कुल जस्ट पीछे पड़ के आ रहे हो। जो महापौर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नगर निगम में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला इसका होगा, यानी कि तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा है, तीसरे का पहला, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? बेटा अभी पीछे पढ़ा था, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो समझाने में ये होता है, अब इसमें मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण देता है? तो अभी अभी आपने पीछे करा था 18 का सी क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है पंचायत प्रणाली निम्नलिखित शामिल है, यानी कि पंचायत प्रणाली में क्या क्या होता है, यानी कि पंचायत में गांव होते हैं, ब्लॉक होते हैं और जिला स्तर होता है, या गांव और राज्य स्तर होता है। तो गांव और राज्य स्तर का कोई मतलब नहीं है, ये वाला गलत है, सॉरी, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत है ये वाला। अगला है ग्राम, जिला और राज्य स्तर होते हैं, ये भी। ग्राम, राज्य और संघ स्तर नहीं भाई, क्या होता है? गांव होते हैं, फिर आपसे सबने एड्रेस लिखते गांव, ब्लॉक, जिला, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है संघीय प्रणाली में राजस्व के स्रोतों के बारे में क्या सच है, यानी कि राजस्व के स्रोतों के बारे में क्या क्या बात सच है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखते हैं एक ही ऑप्शन है या एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब इनमें से कोई एक सही है। देखो ऐसे केस में जब भी 4 ऑप्शन होते हैं और उनमें अगर जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि उसके सही होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़कर देखेंगे। देखो राज्य के पास, पहला है राज्य के पास कोई वित्तीय शक्तियाँ या राजस्व के स्वतंत्र स्रोत नहीं है। अरे भाई दुनिया भर का पैसा है, गलत हो जाएगा। राज्य राजस्व अथवा निधियों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, ऐसा भी नहीं है। अगला है सरकार की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं, यानी कि हर लेवल पर कहाँ से और कितना पैसा आएगा ये सारी बातें बता दी गई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यों का कोई वित्तीय स्वायत्त नहीं है, ये बात भी क्या है? गलत है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है? तीनों बात गलत हैं, जबकि हमारी चौथी वाली बात क्या है? सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखो बेटा, मैंने पहले ये सोचा था कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक वीडियो में करा दूंगा, जो कि मैं करा चुका हूँ, और फिर मैंने सोचा था कि जो हमारी पॉलिटी होगी और सिविक्स होगी वो मैं एक में करा दूंगा, लेकिन क्योंकि ये अकेला वीडियो ही इतना लेंथी हो गया है थोड़ा, मैंने इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा लिए हैं। इसमें मैंने आपके 35 क्वेश्चन लिए हैं 2 चैप्टर से, 15 क्वेश्चन एक चैप्टर से और 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका जो सिविक्स वाला बचता है, सिविक्स वाले के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको अलग से पढ़ लेंगे। तो ये 3 पार्ट में हमारा पूरा SST कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।